ये कहानी शुरू होती है फ्रांस की एक जेल से और साल होता है सन 1969। यहाँ पर हम कार्ल नाम के एक FBI एजेंट को देखते हैं जो फ्रैंक अबैगनेल जूनियर को वापस अमेरिका लेने आता है। दरअसल फ्रैंक ने बहुत सारे सीरियस क्राइम्स किए हैं, इस वजह से वो फ्रांस की जेल में बंद है। अब कार्ल जब फ्रैंक से बात कर रहा होता है तभी अचानक फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगती है। पहले तो कार्ल को लगता है कि ये फ्रैंक की कोई चाल है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि कोई इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता। कार्ल जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन फ्रैंक मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि फ्रैंक यहाँ से भागता, पुलिस उसे वापस पकड़ लेती है और उसके बाद हमें उसकी कहानी शुरू से दिखाई जाती है। फ्रैंक एक बहुत हैप्पी फैमिली में पैदा हुआ। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन फ्रैंक के फादर उसे सूट खरीदने के लिए एक शॉप पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाली औरत कहती है कि शॉप अभी क्लोज्ड है। ये सुनकर फ्रैंक के फादर जल्दी से एक गोल्ड नेकलेस निकालते हैं और पूछते हैं कि क्या ये आपका है। वो औरत उनके चार्म से इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि ऑल राइट, आप सूट खरीद सकते हैं। दरअसल फ्रैंक के फादर ऐसी ट्रिक्स करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिसके बाद वो फ्रैंक को ड्राइवर की तरह एक्ट करने और ड्राइव करने को कहते हैं। अब जल्दी वो बैंक पहुंचते हैं जहां बैंक मैनेजर उनसे मिलने आता है। दरअसल फ्रैंक के फादर को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ होता है और इसीलिए उन्हें बैंक से लोन की जरूरत होती है। वो एक दूसरे अकाउंटेंट की मिस्टेक की वजह से अपने टैक्सेस पे करने में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हैवी लॉसेस होते हैं। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी कोई भी उनकी हेल्प करने को रेडी नहीं होता। गवर्नमेंट ने उनकी कार, प्रॉपर्टी, मनी सब कुछ सीज कर लिया होता है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी फ्रैंक के फादर फिर भी उसके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। फ्रैंक पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर्जे में हैं। उसके फादर कहते हैं कि मेरी टेंशन मत लो, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें उसे अच्छे से जीना है। अब इसके बाद पैसों की कमी के चलते फ्रैंक को अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है, लेकिन नए स्कूल के पहले ही दिन एक लड़का उसे बुली करने लगता है। वो फ्रैंक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम एक टीचर की तरह लगते हो, अपनी एज के हिसाब से ड्रेस करो। इस बात से फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो सच में एक टीचर की तरह एक्ट करने का डिसाइड करता है। वो क्लास में जाता है और असली टीचर को बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मेरी क्लास है और अभी मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, आप बाद में आना। वो टीचर नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक बुल्ली को सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है। पूरे एक हफ्ते तक किसी को रियलाइज नहीं होता कि एक स्टूडेंट इस तरह क्लास पढ़ा रहा है। एक दिन वो पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जल्दी स्कूल को उसके बारे में पता चल जाता है और फ्रैंक के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। उसके फादर प्रिंसिपल के सामने सीरियस रहते हैं, लेकिन बाद में वो फ्रैंक के साथ इस पर बहुत हंसते हैं। अब एक दिन जब फ्रैंक घर आता है तब वो अपनी माँ को बेडरूम में एक दूसरे आदमी के साथ देखता है। वो आदमी उसके फादर के साथ काम करता था। उसकी माँ बहुत ट्राई करती है कि फ्रैंक को लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो फ्रैंक को कुछ पैसे भी देती है और कहती है कि इससे अपने लिए कुछ खरीद लो, लेकिन फ्रैंक सब कुछ समझ चुका था। अब इसके कुछ दिन के बाद फ्रैंक के पेरेंट्स सेपरेट होने का डिसाइड कर लेते हैं। लॉयर फ्रैंक से पूछता है कि वो अपनी मदर के साथ रहना चाहता है या अपने फादर के साथ। इस बात से फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली टूट रही होती है। फ्रैंक से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने घर से भागकर एक दूसरे शहर चला जाता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, सिर्फ एक बैंक अकाउंट और एक चेक बुक। तब उसके मन में एक आइडिया आता है। वो चेक्स को राइट करना और उन्हें होटल्स को देना शुरू करता है, लेकिन जब चेक्स बाउंस होने लगते हैं तब मैनेजर उसे किक्ड आउट कर देता है। फिर एक दिन अकेले बैठे हुए उसे एक आइडिया आता है कि चेक्स को चेंज भी किया जा सकता है। दरअसल ये उस टाइम की कहानी है जब टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं थी, जिसका एडवांटेज लेते हुए फ्रैंक आहिस्ता आहिस्ता फेक चेक्स बनाना शुरू करता है। वो अलग अलग लोगों के नाम लिखकर उन्हें कैश करना शुरू करता है, और अगर बैंक मैनेजर उसे कैश देने से मना करता है तो वो कॉन्फिडेंटली अपने फादर की पुरानी ट्रिक्स में से कोई एक यूज करता है, जैसे नेकलेस की ट्रिक, जिसके बाद उसका काम हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये ट्रिक्स पकड़ने लगती है। जल्दी उसके चेक्स कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। फिर एक दिन फ्रैंक एक होटल के बाहर एक पायलट को नोटिस करता है। हर कोई इस पायलट को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ये देखकर फ्रैंक को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं पायलट बन जाऊं, असली नहीं लेकिन एक फेक वाला। इस तरह हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसके चेक्स इजीली कैश हो जाएंगे। जिसके बाद वो एक रिपोर्टर बनकर एयरपोर्ट जाता है और वहाँ के ऑफिशियल्स को बोलता है कि मैं पायलट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। वो ऑफिशियल्स उसे सब कुछ बता देते हैं। उसे सब कुछ पता चलता है कि पायलट्स अपने यूनिफॉर्म्स कहाँ से लाते हैं, और फिर वो सप्लायर को कॉल करता है और कहता है कि मेरी यूनिफॉर्म डैमेज हो गई है, क्या मुझे नया यूनिफॉर्म मिल सकता है। कुछ ट्रिक्स यूज करने के बाद फ्रैंक एक अच्छा यूनिफॉर्म मैनेज कर लेता है। वो चेक से उसके लिए पे करने वाला होता है, लेकिन वहाँ का एम्प्लॉय कहता है कि मुझे सिर्फ आपकी पायलट आईडी चाहिए, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, हम एयरलाइन से खुद ले लेंगे। फ्रैंक ने पहले से एक फेक आईडी बनाई होती है और उसके साथ उसे यूनिफॉर्म फ्री में मिल जाता है।
इसके बाद फ्रैंक अपना चेक कैश करने बैंक जाता है। दरअसल ये वही बैंक होता है जिसने पहले उसे इग्नोर किया था। अब मैनेजर खुद आगे आता है और पर्सनली चेक कैश करता है। बाद में फ्रैंक को एक होटल से पता चलता है कि वो बड़े चेक्स भी कैश कर सकता है, सिर्फ छोटे वाले ही नहीं, जब तक वो सैलरी चेक्स की तरह लगते हैं। जिसके बाद फ्रैंक अपने फेक सैलरी चेक्स बनाना शुरू करता है। वो टॉय प्लेन से एयरलाइन कंपनी का लोगो रिमूव करता है और उसे चेक पर पेस्ट कर देता है। फिर जब वो बैंक जाता है तो मैनेजर उसे बोलता है कि सर आप इसे डायरेक्टली एयरपोर्ट पर कैश कर सकते हैं। फ्रैंक रियलाइज करता है कि वो एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त अपने चेक्स को कैश कर सकता है और उसे ये बहुत पसंद आता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे ये भी पूछती है कि क्या वो उस दिन उनके साथ फ्लाई कर रहा है। जब फ्रैंक यस कहता है तो वो जल्दी से उसे प्लेन के अंदर ले जाती है। दरअसल प्लेन में बैठना पायलट्स के लिए फ्री होता है। अब क्योंकि फ्रैंक असली पायलट नहीं होता इसलिए वो अंदर से डरा होता है, लेकिन वो फिर भी सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट करता है। अब इसके बाद वो एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये नेकलेस आपका है। वो अपने फादर की इस ट्रिक से उस गर्ल को इम्प्रेस्ड कर लेता है। फ्रैंक अपनी एज से थोड़ा ओल्डर लगता है, जिस वजह से किसी को शक नहीं होता कि वो असली पायलट नहीं है। फ्रैंक अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है। वो एक लेडी बैंक मैनेजर से फ्लर्टिंग भी स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिस्टम समझने लगता है। वो सब कुछ सीख लेता है कि चेक्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, अकाउंट नंबर कैसे असाइन होते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बैंक्स चेक्स को इनकोड करने के लिए एक स्पेशल टाइपराइटर का यूज करते हैं। तब वो उसी तरह का एक सेकंड हैंड टाइपराइटर बाय करता है। फ्रैंक अब कोई बिगिनर नहीं होता, उसका काम बहुत प्रोफेशनल हो चुका होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फेक चेक्स यूज करके और ज्यादा मनी विथड्रॉ करना शुरू करता है और उसके फ्रॉड्स बड़े से बड़े होते जाते हैं। अब उसकी इन एक्टिविटीज की न्यूज FBI तक पहुंचती है और ये केस कार्ल नाम के एक एजेंट को असाइन होता है। कार्ल अपना काम बहुत सीरियसली लेता है। एक दिन फ्रैंक अपने फादर से मिलता है, जिन्हें वो अक्सर लेटर्स लिखता था और बताता था कि वो आजकल क्या कर रहा है। फ्रैंक के फादर को यकीन होता है कि उनका बेटा सच में पायलट बन गया है और इस बात से वो बहुत प्राउड फील करते हैं। फ्रैंक उन्हें बोलता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, इसलिए मैंने अपनी कमाई से आपके लिए एक कार बाय की है जिसे जेम्स बॉन्ड ड्राइव करता है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि टैक्स स्कीम के बाद गवर्नमेंट अभी भी मेरे पीछे है, अगर मैं ये कार लूंगा तो वो उसे भी ले जाएंगे। उसके फादर की स्टोर भी क्लोज हो चुकी होती है और वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं। फ्रैंक उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वो उसे ये कहते हुए मना करता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अब तक फ्रैंक कंट्री का पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से समझ चुका होता है। वो डिफरेंट स्टेट्स जाता है और डिफरेंट प्लेसेस से चेक पास करता है। FBI उसकी सभी एक्टिविटीज पर बहुत गहरे से नजर रखी होती है और जल्दी वो उसे उस होटल तक ट्रैक करते हैं जहाँ उसने अपना आखिरी चेक पास किया था। जब वो होटल पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक अभी भी वहीं पर है। वो वहाँ इतने लंबे टाइम से था कि अब वो होटल में सबके साथ फेमिलियर हो चुका था। कार्ल गन लेकर सीधा फ्रैंक के रूम में जाता है और तब फ्रैंक वहीं पर ही होता है। फ्रैंक को एहसास होता है कि अगर वो स्मार्ट एक्ट नहीं करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो खुद को अंडर कवर एजेंट प्रिटेंड करना शुरू करता है। वो कहता है कि शांत रहो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ, आपको क्या लगा आप अकेले इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे है। कार्ल बोलता है मुझे तुम्हारी ID दिखाओ, ऐसे में तुम पर यकीन नहीं कर सकता। फ्रैंक उसे कहता है कि मेरा पूरा वॉलेट रख लो, इसे बहुत ध्यान से चेक करो। कार्ल एक हाथ से वॉलेट ओपन नहीं कर पाता। फ्रैंक उसे बोलता है कि देखो हमारे आदमी ने उस क्रिमिनल को पहले ही पकड़ लिया है, हम आपसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। बाहर कोई एक अंधे आदमी की मदद कर रहा होता है। ये कार्ल देख लेता है और कार्ल को लगता है कि क्रिमिनल सच में पकड़ा गया है। इस वजह से कार्ल फ्रैंक पर ट्रस्ट करना शुरू करता है। फ्रैंक फेक चेक्स बनाने के लिए यूज होने वाली अपनी सभी चीजें उठाता है और कार्ल को बोलता है कि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, तब तक मैं ये सबूत नीचे ले जाता हूँ। कार्ल उस पर पूरी तरह से यकीन करता है और उसे अपना वॉलेट वापस लेने को भी बोलता है, लेकिन फ्रैंक जानबूझकर कहता है कि नहीं, आप इसे अपने पास रखो। जिसके बाद वो अपनी सभी जरूरी चीजों के साथ भाग जाता है। कुछ टाइम बाद जब कार्ल आखिर में वॉलेट ओपन करता है और कार्ल को रियलाइज होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो स्कैमर उसके सामने ही भाग गया। इस बात से कार्ल बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करता है। उसके बॉस भी उसे इस बात पर डांटते हैं। इस बात से कार्ल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉस पर ही चिल्लाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइंस कंपनी को फ्रैंक के पायलट प्रिटेंड करने के तरीके के बारे में पता चलना शुरू होता है। अब फ्रैंक के लिए वही स्कैम बार बार कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब प्रेस को उसके बारे में पता चलता है तब वो फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का निकनेम देते हैं। फ्रैंक इससे बहुत खुश होता है। वो जेम्स बॉन्ड की तरह सूट्स पहनना शुरू करता है और उसके जैसी एक कार भी बाय करता है। अब वक्त बीतता है और क्रिसमस आ जाता है। कार्ल अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा होता है जब फ्रैंक अचानक उसे कॉल करता है। फ्रैंक कहता है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ हर उस चीज के लिए जो मैंने अब तक आपके साथ की है। वो कार्ल को अपना एड्रेस भी देता है, लेकिन कार्ल कहता है कि तुम फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। कार्ल उसे ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, लेकिन तुम बहुत अकेले हो
फ्रैंक ये सुनकर बहुत हर्ट फील करता है और फोन कट कर देता है। लेकिन इस वक्त वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच कह रहा था। उसने कार्ल को अपना असली एड्रेस दिया था। आखिरी बार जब फ्रैंक ने कार्ल से बात की तो उसने अपना नाम बैरी एलन दिया था, जो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। ये रियलाइज करने के बाद कार्ल अपने ऑफिस को कॉल करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है जो थोड़ा बड़ा लगता है, वो बहुत यंग है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाए। जिसके बाद कार्ल उन्हें उन बच्चों की लिस्ट बनाने को कहता है जो अपने घर से भाग गए थे। उसे पूरा यकीन होता है कि किसी ने तो उसकी एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल की होगी। और उसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्ल को उसका नाम और एड्रेस मिल जाता है। कार्ल फ्रैंक के घर पहुंचता है जहां वो फ्रैंक की माँ से मिलते हैं। जब फ्रैंक की माँ को उसका फोटो दिखाया जाता है तो वो कंफर्म करती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। कार्ल उन्हें बोलता है कि वो नंबर 1 फ्रॉडिया है, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। लेकिन फ्रैंक की माँ कहती कि वो तो एक बच्चा है, शायद उसने सिर्फ खाने और पीने के लिए पैसे लिए हों। वो अपना पर्स उठाती है और कहती है कि मैं उसके लिए पे करूंगी। वो कार्ल से पूछती है कि मुझे कितना पे करना है। कार्ल कहता है कि 1.4 मिलियन। ये सुनकर फ्रैंक की मदर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक दूसरी सिटी में बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है। एक दिन उसका एक हॉस्पिटल में कुछ काम होता है तो वो वहाँ ब्रेंडा नाम की एक नर्स को रोते हुए देखता है। दरअसल एक डॉक्टर ने उसे मिस्टेक करने पर डांटा होता है, जिस वजह से वो रो रही होती है। फ्रैंक उसे शांत करता है और कहता है कि फिक्र मत करो, तुम बहुत लाजवाब हो, शायद वो डॉक्टर ही पागल है। उसी लम्हे फ्रैंक के माइंड में एक आइडिया आता है। वो ब्रेंडा से पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में कोई जॉब वैकेंसीज हैं। दरअसल पायलट होना अब रिस्की हो चुका होता है, इसलिए फ्रैंक डॉक्टर बनने का सोचता है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक फेक डिग्री बनाता है और इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ का डॉक्टर कहता है कि आप हमारे छोटे हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। फ्रैंक ने पहले ही अलग अलग डॉक्टर्स की मूवी देखकर खुद को प्रिपेयर कर लिया होता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। वो कहता है कि मैं छोटे टाउन्स में भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, न सिर्फ बड़े शहरों में। ये सुनकर उसे जॉब इमीडिएटली मिल जाती है। लेकिन फ्रैंक असल में कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ डॉक्टर्स को यूजलेस एडवाइसेस देता रहता है। अपने फ्री टाइम में वो और ब्रेंडा एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। एक दिन उसे अचानक एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल किया जाता है। एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। खून देखकर फ्रैंक अंदर से डर जाता है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे डॉक्टर से पूछता है आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जो कुछ भी डॉक्टर कहता है फ्रैंक उसका जवाब देते हुए कहता है कि एब्सोल्युटली राइट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आप इसे हैंडल कर सकते हैं, मैं बाद में देखूंगा कि आपने काम सही किया या नहीं। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन असल में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के फादर से मिलने जाता है और उन्हें फ्रैंक की सब एक्टिविटीज के बारे में बोलता है। फ्रैंक के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। कार्ल समझ जाता है कि बाप बेटा एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और हो ना हो वो एक दूसरे को लेटर्स भेजते होंगे। वहाँ पड़े लेटर्स को देखकर कार्ल कैलकुलेट करता है कि फ्रैंक कहाँ हो सकता है। जल्दी वो पुलिस के साथ वहाँ जाने का प्लान करता है। इस बीच फ्रैंक और ब्रेंडा को प्यार हो जाता है। एक दिन ब्रेंडा अचानक रोना शुरू कर देती है। वो फ्रैंक को बताती है कि मैंने एक बार अबॉर्शन करवाया था, इसके बाद मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। फ्रैंक थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारे फादर से शादी के बारे में बात करूं तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। ब्रेंडा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक ब्रेंडा के फादर से मिलने जाता है। ब्रेंडा के फादर एक लॉयर होते हैं। फ्रैंक कहता है कि मैं डॉक्टर बनने से पहले लॉयर भी था। दरअसल उसने मूवीज देखकर लॉ भी स्टडी कर लिया होता है और अपने बात करने के तरीके से वो सबको वहाँ पर इम्प्रेस कर देता है। ब्रेंडा के फादर उसे पूछते हैं कि मुझे सच सच बताना, तुम जैसे आदमी ने मेरी बेटी के अंदर ऐसा क्या देखा। इस पर फ्रैंक कहता है कि मैं एक आम लड़का हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता है। ये सुनकर ब्रेंडा के फादर बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। फ्रैंक फिर उनसे पूछता है कि अगर मैं यहाँ लॉ प्रैक्टिस करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ब्रेंडा के फादर रिप्लाई करते हैं कि आपने ऑलरेडी लॉ स्कूल कंप्लीट कर लिया है, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम पास करना है, इसके बाद आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रैंक लॉ के एग्जाम पास करने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो एग्जाम में पास होकर लॉयर बन जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ कार्ल फ्रैंक से पूछता है कि तुमने वो एग्जाम कैसे पास किया। फ्रैंक कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे सिर्फ जेल ले जा रहे हो, कोर्ट नहीं। अब इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक ब्रेंडा की फैमिली के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर रहा है। वो उसे शादी करने वाला होता है। वो अपने फादर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है और उन्हें बोलता है कि हम सब कुछ वापस ले लेंगे जो गवर्नमेंट ने हमसे लिया था, फिर आप मॉम को भी कन्विंस कर सकते हैं और हम सब एक साथ अपनी पुरानी लाइफ को जिएंगे। लेकिन उसके फादर उसे बोलते हैं कि उसकी माँ ने पहले ही किसी से शादी कर ली है। ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है। उसके फादर ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है,
ये सुनकर फ्रैंक और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात फ्रैंक कार्ल को कॉल करता है और कहता है कि मेरी शादी हो रही है, मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ। फ्रैंक को अब उम्मीद होती है कि उसके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन कार्ल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास ये जॉब है मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा और जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम भाग नहीं सकते। इसके बाद कार्ल को एक आइडिया आता है। वो जानता था कि फ्रैंक शादी के बाद अपना नाम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि फ्रैंक अब लॉयर था और उसने एक बार डॉक्टर होने का नाटक भी किया था। कार्ल हिसाब लगाता है कि वेडिंग इनविटेशन कहीं ना कहीं प्रिंटेड जरूर हुआ होगा, तो वो उस पर नजर रखना शुरू करता है। अब जब फ्रैंक की शादी हो रही होती है तब सभी एजेंट्स वेडिंग पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर फ्रैंक ब्रेंडा को अपने रूम में ले जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो हर वक्त लोगों को बेवकूफ बनाता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम कल एयरपोर्ट पर मुझसे मिलना और किसी को मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का वेट कर रहा होता है। वो आती है लेकिन अकेली नहीं, FBI के एजेंट्स भी उसके साथ होते हैं। फ्रैंक के लिए यहाँ से भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो एक कॉलेज जाता है और कहता है कि उनके एयरलाइंस बहुत सारे एयर होस्टेसेस को हायर कर रही हैं। कई इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद वो कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स को सिलेक्ट करता है और वो उन लड़कियों के साथ पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट पर एंटर करता है। यहाँ पर जितनी भी पुलिस होती है वो लड़कियों की खूबसूरती देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ्रैंक इजीली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। उसी टाइम एक लड़का जो फ्रैंक जैसा लगता था एक कार के साथ एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होता है। सभी FBI एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन जब वो उसे पकड़ते हैं तब लड़का कहता है कि किसी ने उसे वहाँ खड़े होने के लिए पैसे दिए थे। इस तरह फ्रैंक बड़ी होशियारी से इस कंट्री से निकल जाता है। इसके बाद पहले जहाँ सिर्फ अमेरिका में फ्रॉड्स करता था, अब वो वही फ्रॉड्स पूरी दुनिया में कर रहा होता है। कार्ल अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फ्रैंक के पीछे जाने दे। वो कहता है कि मैं उसे पकड़ लूंगा और वापस जरूर लाऊंगा, लेकिन उसके सीनियर्स उसे मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम उसे अपनी कंट्री में पकड़ नहीं पाए तो तुम उसे दूसरी कंट्री में कैसे पकड़ सकते हो। इसके बाद कार्ल फ्रैंक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जल्दी उसे पता चलता है कि फ्रैंक अपने चेक्स को प्रिंट करवा रहा है। उसे शक होता है कि फ्रैंक फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस बहुत बड़ा है, वो एग्जैक्टली कहाँ हो सकता है इसके बारे में पता चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी कार्ल को याद आता है कि फ्रैंक की माँ एक फ्रांस के छोटे गाँव से थी। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। ये फिर से क्रिसमस ईव थी। जब कार्ल वहाँ पहुँचता है तो उसे फ्रैंक वहाँ पर मिल जाता है। फ्रैंक कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं काम कैसे करता हूँ, लेकिन कार्ल उसे वार्न करता है। वो कहता है कि बाहर भागने का सोचना भी मत, यहाँ की पुलिस तुम्हें शूट कर देगी। अगर तुम अभी सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फ्रैंक कहता है कि अपने बच्चों की कसम खाओ। कार्ल कसम खाता है और कहता है कि यकीन करो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। इसके बाद फ्रैंक कार्ल को उसे हैंडकफ करने का अलाउ करता है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता, मगर अगले ही पल कई पुलिस वाली गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं। कार्ल उन्हें कहता है कि शूट मत करना, हमने इसे पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहानी वापस प्रिजन में आती है। यहाँ पर कार्ल और फ्रैंक एक प्लेन में होते हैं जो अमेरिका में लैंड होने वाला होता है। फ्रैंक कहता है कि मैं अपने फादर से बात करना चाहता हूँ। भारी दिल से कार्ल उसे कहता है कि उसके फादर की मौत हो गई है। ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है। वो टॉयलेट में जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब बहुत देर तक फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं आता तो कार्ल दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि फ्रैंक ने सिंक के स्क्रूज रिमूव कर दिए और प्लेन के इनर कंपार्टमेंट में रेंगता हुआ चला गया। अब जैसे लैंडिंग व्हील्स ओपन होते हैं, फ्रैंक पहले ही मौके पर वहाँ से भाग जाता है। उसी रात वो अपनी माँ से मिलने जाता है और देखता है कि वो अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश है और उनकी एक यंग बेटी भी होती है। दूसरी तरफ कार्ल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि फ्रैंक अपनी माँ के पास जाएगा। वो वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फ्रैंक अभी भी 19 साल का होता है। कार्ल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीटेड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इतने ह्यूज स्कैम के लिए सख्त सजा चाहती थी। वो डिसाइड करते हैं कि वो 10 साल तक जेल में रहेगा, पूरी तरह अकेला, बिना किसी से बात किए। एक दिन कार्ल उसे मिलने आता है क्योंकि फ्रैंक जैसे फ्रॉड्स अभी भी हो रहे होते हैं। कार्ल उसे एक चेक शो करता है और उसकी ओपिनियन पूछता है। जैसे ही फ्रैंक उस चेक को देखता है वो चेक को स्पॉट कर लेता है और कहता है कि इस चेक में कुछ गड़बड़ है। तब कार्ल रियलाइज करता है कि सिर्फ फ्रैंक ही ऐसे क्राइम्स रोकने में मदद कर सकता है। इसके बाद कार्ल अपने साथ कुछ FBI एजेंट्स भी लाता है। वो भी फ्रैंक की स्किल्स से इम्प्रेस्ड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कार्ल फ्रैंक को जेल से बाहर निकालने में मैनेज करता है और उसे FBI में एक जॉब देता है। फ्रैंक को अब दिन में 8 घंटे काम करना था। जिंदगी ने उसे एक और चांस दिया होता है, लेकिन अगर वो फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे 50 साल की सजा दी जाएगी। फ्रैंक अपना बेस्ट ट्राई करता है ताकि वो अपनी जॉब सही से कर सके, लेकिन वो जल्दी अपनी जॉब से बोर हो जाता है। वो FBI से अपने रिकॉर्ड्स पुल आउट करता है और उन्हें डिलीट कर देता है।
उसी वीकेंड वो दूसरी कंट्री में फरार होने का प्लान करता है, लेकिन कार्ल उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, जिंदगी ने तुम्हें एक और चांस दिया है तो उसे जाया मत करो। अगर तुम यहाँ से भागे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मंडे को वापस काम पर आना, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक को कार्ल की बात समझ में आ जाती है और मंडे को कार्ल उसका पिता भी से इंतजार कर रहा होता है। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगता है कि फ्रैंक यहाँ से भाग गया होगा, लेकिन फ्रैंक वापस आता है और अलग अलग केसेस में ब्रिलियंटली वर्क करता है। FBI में अपना नाम बनाने के बाद वो आखिर में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है जो बैंक्स फ्रॉड्स को एलिमिनेट करने के लिए वर्क करती है। आखिर चोरों को पकड़ने के लिए फ्रैंक से बेहतर और कौन हो सकता है। ये एक सच्ची कहानी है जब फ्रैंक आखिर में एक मिलियनर बन जाता है। इसी के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।